लिक्विडिटी रेशियोज एक्चुअली शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ कंपनी इसको मेजर करती हैं। अब सॉल्वेंसी का मतलब है फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंपनी। और फिर शॉर्ट टर्म लिहाज से अगर देखना है तो इसका मतलब है कि हमें शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स को ही फोकस करना पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स आपके बिजनेस के जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ हैं जिनकी लाइफ लेस देन अ ईयर होती है। तो करंट रेशो पहली आपकी रेशो है कि जिसको हम कैलकुलेट करेंगे लिक्विडिटी रेशोज़ में। करंट रेशोज़ में जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी करंट रेशो एक्चुअली मेजर ये कर रही होती है कि आपके करंट लायबिलिटी $1 ऑफ करंट लायबिलिटी फॉर इंस्टेंस उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए कितने करंट एसेट्स आपके पास मौजूद हैं। तो आइडियली इसकी ये जो फिगर है वो 1.5 होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास $1 ऑफ करंट लायबिलिटी है तो आपके पास एटलीस्ट $1.5 ऑफ करंट एसेट मौजूद हों $1 ऑफ करंट लायबिलिटी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। तो इसको हम आइडियल फिगर बोलते हैं। अच्छा, करंट एसेट्स में क्या क्या आ सकता है? इसमें एक तो आपका सिंपल कैश है, फिर बैंक है, उसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, अक्रूड इनकम है, और अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, इन्वेंट्री है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। इफ़ आई एम मिसिंग समथिंग तो अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म लोन्स दिए हुए हैं, आप इशूअर हैं, तो वो भी इसमें आ सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये सब चीज़ें आपकी जो हैं वो करंट एसेट्स में आती हैं। और करंट लायबिलिटी में हर तरह के जो आपके पेबल्स हैं, इंटरेस्ट पेबल, टैक्स पेबल्स और अकाउंट पेबल्स, नोट पेबल्स, और इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट आपका, और इसके अलावा एक अक्रूड एक्सपेंसेस, अनअर्नड रेवेन्यू जिसको हम प्रीपेड रेवेन्यूज़ भी बोलते हैं, ये सब आपकी करंट लायबिलिटी में आते हैं। अच्छा, तो इसकी आइडियली फिगर होती है 1.5। अच्छा, एसिड टेस्ट रेशियो इसको हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं। तो क्विक रेशियो का मतलब ये है कि हमें करंट एसेट की जगह क्विक एसेट्स लगाने पड़ेंगे। क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स में से अगर आप इन्वेंट्री को माइनस कर दें तो आपके क्विक एसेट्स बन जाते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है कि इन्वेंट्री इतनी क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं होती। होती तो करंट एसेट ही है, कैश में कन्वर्ट हो भी जाती है, लेस देन अ ईयर ही हो जाती है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा लिक्विड नहीं होती क्योंकि इन्वेंट्री की स्टेजेस बहुत सारी होती हैं। ये रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी हो सकती है, वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में भी हो सकती है, इसके अलावा फिनिश गुड की फॉर्म में भी हो सकती है। और अगर इवन फिनिश गुड की फॉर्म में भी पड़ी हुई है तो उसके लिए आपके पास अगर तो रॉ मटेरियल की फॉर्म में पड़ी है तो फिर उसको कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा फिनिश गुड में आने पे। और फॉर इंस्टेंस फिनिश गुड की फॉर्म में भी पड़ी हुई है तो आपको पहले सेलर ढूंढना पड़ता है, फिर वो सेल होती है, सेल होने के बाद फिर वो अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होगा अगर क्रेडिट पे सेल हुई है तो। और फिर उसके बाद फिर वो पता नहीं पैसे फिर कब आएंगे, जब रिसीवेबल क्रिएट हो गया फ़ौरन फ़ौरन तो नहीं आएंगे। इसका मतलब ये है कि इन्वेंट्री जो है वो लिक्विड तो है लेकिन वो बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं है, यानी कि क्विक एसेट नहीं है, क्विकली कन्वर्ट नहीं होती है, कैश में कन्वर्ट नहीं होता। तो इसीलिए इसको क्विक एसेट से हम करंट एसेट में से माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास क्विक एसेट्स बन जाते हैं। तो करंट एसेट लेस इन्वेंट्री जो कि हमारे क्विक एसेट का फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इसकी इंटरप्रिटेशन भी सेम ही है कि $1 ऑफ करंट लायबिलिटी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए कितने क्विक एसेट्स बिजनेस के पास हैं, और इसकी आइडियल फिगर होती है $1। $1 यानी इसका मतलब ये है कि $1 ऑफ करंट लायबिलिटी डिस्पोज ऑफ करने के लिए $1 ऑफ क्विक एसेट्स कंपनी के पास मौजूद है। तो ये ठीक होता है क्योंकि ऐसे एसेट्स आपके पास हैं जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो $1 के बदले $1 भी ठीक ही है। अच्छा, ये थी आपकी इंटरप्रिटेशन लिक्विडिटी रेशियोज़ की। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कैटेगरी, आपकी है एक्टिविटी टर्नओवर रेशियोज़। अब हर बिज़नेस का जो मोटिव होता है, अल्टीमेट अल्टीमेट मोटिव वो क्या होता है? वो होता है प्रॉफिट जनरेशन। और प्रॉफिट आपका आता है थ्रू एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं, बाइंग, सेलिंग, ट्रेड, और उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, सब सारा कुछ बहुत कुछ होता है आपकी एक्टिविटीज़ जिसके थ्रू आप फाइनली प्रॉफिट अचीव करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पर्टिनेंट एक्टिविटी कौन सी है? वो है आपकी सेल्स है। उसकी एग्जांपल एक ये है कि इवन जो आपकी छोटी से छोटी जो पर यूनिट है, टॉफ़ी की एग्जांपल अगर हम ले लें कि अगर ₹5 की टॉफ़ी है तो उसमें एक बिज़नेस को कितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा? ₹2 पर यूनिट होगा, मैक्सिमम ₹3 पर यूनिट होगा, लेकिन स्टिल दे मैनेज टू पुट एन एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन उतने प्रॉफिट्स में भी। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो एक वाली टॉफ़ी थोड़ी बेचनी होती है, वो तो सेल का वॉल्यूम तो करोड़ों में होगा। इसलिए क्या मतलब हुआ इसका कि आप जो पर यूनिट प्रॉफिट है उसको आप एक फ़र्ज़ करें ₹2 का प्रॉफिट आपका पर यूनिट आ रहा है एक टॉफ़ी को बेचने में, तो वॉल्यूम ऑफ सेल आपकी 1 करोड़ 2 करोड़ है। तो आप उसको उस 2 करोड़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो 4 करोड़ का प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये भी बल्कि मैंने आपको कम बताई है अमाउंट, वॉल्यूम ऑफ सेल्स ज़्यादा होती हैं आमतौर पे छोटी प्रोडक्ट्स की। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रॉफिट है उसकी हाई हाई डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? आपके वॉल्यूम ऑफ सेल्स के ऊपर।
इसीलिए हम जब एक्टिविटी की बात करते हैं, जब हम स्पेसिफिकली बात करें तो हम सेल्स की बात कर रहे होते हैं। एक्टिविटी या टर्नओवर का वर्ड जब भी आएगा आपके इसमें रेशोज़ में, तो आप समझ जाइएगा कि या तो सेल्स की बात हो रही है या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात हो रही है। कॉस्ट ऑफ सेल भी सेल ही की बात होती है, उसमें हमारी जो सेलिंग यूनिट्स हैं हम उसकी कॉस्ट को देख रहे होते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे अभी। तो पहली रेशो देखें, इसमें हमें एक बात तो पता चल गई है कि एक इफेक्ट तो टर्नओवर की वजह से हमें पता चल जाएगा कि सेल्स का होगा या सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स का होगा। तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन। फर्स्ट, हैव अ फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। तो इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है हमें इसका फार्मूला जो है, नेट नेट सेल्स आपका आएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आएगा फिक्स्ड एसेट्स। नेट सेल्स अगर हम देख लें कैसे कैलकुलेट होती है, तो उसका फार्मूला ये नीचे गिवन है। ग्रॉस सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। आपने सेल की है, कुछ सेल्स वापस आ जाती हैं, तो वो ज़ाहिर है सेल्स तो ना रही, तो उसको माइनस करना पड़ता है। और अगर आपने अपने जो बीइंग अ सेलर आपने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, तो वो डिस्काउंट अलाउड होता है, वो एक्सपेंस होता है आपके ऊपर, क्योंकि जब आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया है तो वो पैसे आपको मिलेंगे तो नहीं ना, जितना डिस्काउंट आपने दिया आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो एक्सपेंस ट्रीट हो जाता है, फिर वो इनकम तो नहीं रहती फिर। उसके अलावा कैरेज आउटवर्ड्स है आपका, कि आपने सेलर जब अपनी ट्रांसपोर्ट भी खुद देता है, डिलीवरी कॉस्ट भी खुद बेयर करता है, तो कैरेज आउटवर्ड्स, ट्रांसपोर्ट आउट जो है आपका, सामान बाहर जाने पे जो कॉस्ट होती है, तो वो भी आपका एक्सपेंस है। तो ये आपकी चीज़ें जो हैं ग्रॉस सेल्स में से माइनस होती हैं, तो नेट सेल्स बनती है। तो नेट सेल्स जो है उसको आप डिवाइड कर लें फिक्स्ड एसेट्स के साथ, तो ये आपका फिक्स्ड एसेट टर्नओवर आपको बताएगा। और इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि फिक्स्ड एसेट्स को यूज़ करते हुए, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए, कितना ज़्यादा जो है वो नेट सेल्स एक बिजनेस जनरेट कर पा रहा है, तो हायर इज़ बेटर होता है ऑब्वियसली। करंट एसेट टर्नओवर रेशियो की भी ये इंटरप्रिटेशन है कि करंट एसेट्स को यूज़ करते हुए एक बिजनेस कितनी नेट सेल्स जनरेट कर पा रहा है मैक्सिमम। स्टॉक टर्नओवर रेशियो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये कि इसमें हम न्यूमरेटर में नेट सेल्स की बजाय कॉस्ट ऑफ सेल्स ले रहे होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हम इसलिए ले रहे होते हैं क्योंकि इसमें जो ताल्लुक है वो स्टॉक स्टॉक की बात है, स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक का जो ताल्लुक होता है वो सेलिंग प्राइस के साथ नहीं होता, स्टॉक कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए हम जो माल हमारा बिक चुका होता है सेल्स का, उसकी कॉस्ट लेते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे इस रेशो में ऊपर नेट सेल्स नहीं लिखते, हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का फार्मूला भी जो है वो यही होता है आपका कि अगर आपको इन केस के ना दिया हुआ कॉस्ट ऑफ सेल डायरेक्टली, तो आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। तो इसके बारे में भी कभी डिटेल से मौका मिला तो बात करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स के बारे में। अच्छा, और डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक का मतलब होता है कि आपकी जो जितनी भी चीज़ें ट्रायल बैलेंस में दी गई होती हैं, तो उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया हुआ होता, सिर्फ एक स्टॉक के बारे में ही बात हुई होती है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर एक ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ होता है, लेकिन जब वो ट्रायल बैलेंस के नीचे कहीं जाके लिखा हुआ होता है कि नोट्स में कि इन्वेंट्री फॉर द ईयर एंडेड, तो ये जो है आपको दो तरह के आपको स्टॉक्स दिए हुए होते हैं, एक होता है ओपनिंग, एक क्लोजिंग, तो इसलिए उसको एवरेज आउट करना ज़रूरी होता है। जैसे कि ये नीचे इन्होंने किया हुआ है, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, नेक्स्ट रेशियो के बारे में देख लें, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो का मतलब ये है कि आपके डेटर जो आपके रिसीवेबल हैं वो, अच्छा इससे पहले हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो का के बारे में इंटरप्रिटेशन की बात हम कर लें कि इंटरप्रिटेशन किसकी ये होती है कि आपकी जो एवरेज स्टॉक है वो कितनी तेज़ी से निकल रहा है बिजनेस में, मतलब सेल आउट हो रहा है, कितना जल्दी से सेल आउट हो रहा है। तो इसका मतलब है ये भी ज़्यादा होगा तो बेटर होगा, कि इसका मतलब तेज़ तेज़ आपका जो स्टॉक है वो तेज़ी से बिक रहा है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो की इंटरप्रिटेशन यही है। डेटर टर्नओवर रेशियो की इंटरप्रिटेशन ये है कि आपकी डेटर का ताल्लुक किससे होता है, हमारा ताल्लुक होता है क्रेडिट सेल्स के साथ, और उसमें भी नेट क्रेडिट सेल्स के साथ। कि नेट क्रेडिट सेल की अगर हम फार्मूला देख लें, तो जो हमने नेट सेल पहले निकाला था, सबसे नीचे सेकंड लास्ट पे फार्मूला है इसका, कि नेट सेल्स में से अगर आप कैश सेल्स को माइनस कर दें तो आपके पास पीछे क्रेडिट सेल्स रह जाएंगी। अब डेटर्स का ताल्लुक ही आपका क्रेडिट सेल्स के साथ होता है, क्योंकि क्रेडिट सेल होती है तो डेटर क्रिएट होता है, अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होता है, तो इसलिए हम इसको न्यूमरेटर में रखते हैं और डिनोमिनेटर में हम रखते हैं एवरेज डेटर्स को। अब एवरेज डेटर्स का मतलब, एवरेज के वर्ड से तो लगता है कि दो चीज़ें होंगी, डिवाइड बाय 2 होगा, लेकिन इस केस में ऐसे नहीं होता, क्योंकि डेटर्स होता ये है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास 60,000 के डेटर्स हैं, जो हमने सेल की 60,000 के डेटर्स क्रिएट हो गए हैं, लेकिन उसमें से कुछ डेटर्स ऐसे हैं कि जिनकी रेपुटेशन थोड़ी सी हमारी नज़र में अच्छी नहीं है, तो हम उनसे लिखवा लेते हैं कि हम आपसे फ़लानी डेट को आके कलेक्शन कर लेंगे। तो मतलब उनसे नोट्स पे लिखवा लेते हैं, तो वो नोट्स रिसीवेबल बन जाते हैं हमारे। तो इस वजह से यहाँ पे नीचे जिस तरह लिखा हुआ है, एवरेज डेटर्स का है डेटर्स प्लस नोट्स रिसीवेबल।
तो इसमें डिवाइड बाय 2 इसलिए नहीं करते क्योंकि डिवाइड बाय 2 हम 2 चीज़ें एक जैसी हों तो उनके लिए करते हैं, यहाँ पे तो दोनों अलग-अलग हैं। अच्छा, तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन भी ये है कि आपके जो डेटर्स हैं वो कितनी डेटर्स जो हैं वो सेल्स मतलब कितने डेटर्स रिकवर हो चुके हैं आपके। नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स है, इसका ये जितना ज़्यादा आंसर होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है? तो ये इसका मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करें कि इसका आंसर अगर 2 आया है आपका, 2 का मतलब ये है कि आपके इस पूरे के पूरे पीरियड में 2 दफ़ा के साइकिल में ये रिसीव हो चुके हैं डेटर्स। डेटर्स ने पैसे दे दिए आपको, ट्वाइस इन अ साइकिल आपको दे चुके हैं, एक पीरियड में यानी 1 साल में। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो भी बिल्कुल वैसा ही है, उसके अंदर क्रेडिट सेल की बजाय क्रेडिट परचेज़ होती है। अच्छा, डेटर टर्नओवर रेशियो में हायर इज़ बेटर होता है। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो में ये होता है कि नेट क्रेडिट परचेज़ डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर, कि उसमें भी क्रेडिट परचेज़ का हम फ़ॉर्मूला देख लेते हैं कि जो आपकी नॉर्मल परचेज़ है, उसमें से जब आप कैश परचेज़ को माइनस कर लेते हैं, नेट क्रेडिट परचेज़ आ जाती है। तो क्रेडिटर का ताल्लुक मतलब हम कोई चीज़ अगर क्रेडिट पे लेते हैं तब वो हमारा क्रेडिटर बनता है। इसीलिए नेट क्रेडिट परचेज़ डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का भी वही बिल्कुल उसमें रूल है जैसे डेटर्स का था कि क्रेडिटर्स अकाउंट पेबल्स होते हैं हमारे, और अगर हमारी रेपुटेशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है और वो एप्रीहेंसिव है, हमारा सप्लायर वो हमसे लिखवा लेता है कि आप जो है वो फलानी डेट को हमें पेमेंट करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हमारे पास नोट्स पेबल मौजूद है, आपका प्रॉमिस मौजूद है, तो हम आपको इन्फोर्स कर सकते हैं कोर्ट में। तो ये आपका है जी क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, और ये लोअर इज़ बेटर होता है। इसका इस रेशियो का मतलब ये होता है कि हम अपने क्रेडिटर्स को एक पीरियड में कितनी साइकिल में पेमेंट कर चुके हैं। अगर 2 आंसर आया तो 2 साइकिल्स में हम पूरी मतलब अपने क्रेडिटर्स को फ्री कर चुके हैं, पेमेंट कर चुके हैं। तो ये जो है आपका ये लोअर इज़ बेटर होता है। क्यों? क्योंकि बिज़नेस का रूल होता है कि पैसे आना इनफ्लो ज़्यादा होना चाहिए और आउटफ्लो कम से कम होना चाहिए, डिलेड होना चाहिए, डिलेड एटलीस्ट। तो ये इस लिहाज से इसको इंटरप्रिटेशन इसकी होती है कि ये लोअर इज़ बेटर होता है। सो दैट्स इट, ये हमारी रेशियोज़ थी इसकी टर्नओवर रेशियोज़ की भी। सो आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। एक और रेशियो भी होती है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होती है। उसमें भी सिंपल वो यहाँ पे लिखना मिसिंग हो चुका हुआ है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन मैं आपको बता देता हूँ। वर्किंग कैपिटल एक्चुअली होता क्या है? वर्किंग कैपिटल ये होता है कि आप क्या करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को जब हम माइनस कर लेते हैं तो वो वर्किंग कैपिटल बन जाता है। आगे बिज़नेस के बहुत से मामलात होते हैं, मतलब वर्किंग कैपिटल, छोटा सरमाया। बहुत से मामलात आपके बिज़नेस के ऐसे होते हैं कि जिसके लिए आपको थोड़ा छोटा सरमाया चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो डे टू डे बिज़नेस के मामलात होते हैं, कि आपके जो किचन का जो खर्चा है, उसके अलावा आपका जो टीए, डीए वगैरह है और ये चीज़ें हैं, ये बिज़नेस को थोड़ा-सा रनिंग कैश चाहिए होता है, शॉर्ट टर्म छोटा सरमाया। तो ये भी एक रेशियो टर्नओवर की इसी तरह की होती है कि नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो उसमें भी ये है कि बिज़नेस का जो वर्किंग कैपिटल है वो यूज़ करते हुए आपकी नेट सेल्स कितनी बढ़ रही हैं। तो वो भी एक काइंड होती है इन रेशियोज़ की। बाकी ये कि आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हम एक आधी टाइप और भी पढ़ेंगे, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ भी पढ़ेंगे और सॉल्वेंसी रेशियोज़ भी पढ़ेंगे आगे। सो टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड प्लीज़ कीप फॉलोइंग। अल्लाह हाफ़िज़।